एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया? अरे बोलो, कुछ बढ़िया हो तो बोलो। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ टर्म के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे सर्व टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सम टर्मिनोलॉजी। देखिए, ये जो टर्म बताएंगे आपको, कुछ टर्म के बारे में जो बताएंगे, वो टर्म जो होगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, सबको एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन सबको पता होगा। एटॉमिक नंबर बेसिकली, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सबको पता होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सबको पता है। ठीक है, फिर मास नंबर भी सबको पता होगा। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द क्या? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस टर्म के बारे में सबको पता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो टर्म के बारे में आप जानते भी होंगे। ठीक है, कौन कौन सा टर्म एक्सप्लेन करेंगे? पहले टर्म के बारे में सुनिए। ठीक है, आइसोटॉप्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आइसोबार एक्सप्लेन करेंगे, आइसोबार्स। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे आइसोटोन्स, और जो 4 एक्सप्लेन करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म जो होगा मेरा वो होगा आइसो स्टेयर्स, और जो सबसे लास्ट का टर्म होगा वो होगा आइसो डायाफेयर। ठीक है, ये हम जो 6 टर्म लिखे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहला भी है क्या? देखिए, ये आइसोटॉप्स, आइसोबार तो आप लोअर क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सारे टर्म को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोटॉप से। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, आइसोटॉप, देखिए नाम से ही क्लियर है ना। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और टॉप रिप्रेजेंट पोजीशन। ठीक है, बोलते हो ना किसी चीज को टॉप पे रख दो। ठीक है, यानी टॉप रिप्रेजेंट क्या? पोजीशन। तो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन कब सेम होगा? ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना सेम पोजीशन। ठीक है, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, सेम पोजीशन कहां? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सेम पोजीशन कहां? पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेम पोजीशन तभी ना पीरियोडिक टेबल में होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया गया इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में सभी का सेम पोजीशन रखोगे जब एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ना, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये सब आप जानते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये कहलाता है आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। ठीक है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइट्रियम है। ठीक है, अब देखो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइट्रियम है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें क्या देख रहा है? देखिए ना, सबका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर सबका क्या है? डिफरेंट है। देखिए ना, ठीक है, प्रोटियम का मास नंबर 1 है, यहाँ ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्राइट्रियम का मास नंबर 3 है। ठीक है, उसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं ना, C612 एंड C640, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है? डिफरेंट है।
वो क्या कहलाता है? आइसोटॉप्स। ठीक है, ये आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है आइसोबार। ठीक है, देखते हैं आइसोबार, समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइसोबार, देखिए आइसो का मतलब सेम और बार रिलेटेड टू मास। ठीक है, यानी मास नंबर की बात करेंगे। ठीक है, यदि सेम मास नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। ठीक है, यानी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं ना, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया पोटेशियम 9040, ठीक है, कैल्शियम 2040। देख लीजिए, ये दोनों का मास नंबर सेम है ना, और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं ना, C614 एंड N714। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है? सेम है, वो कहलाते हैं आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आइसोटोन। चलो यहीं पे बता देता हूं, आइसोटोन्स। ठीक है, आइसो का मतलब जो होता है सेम, बार बार बोल रहा हूं, और टोन रिलेटेड टू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी दोज एलिमेंट्स, लिख देता हूं पूरा, दोज एलिमेंट्स which having same number of neutrons, having same number of neutrons, ठीक है, are called क्या? are called, बोलो, isotons, are called isotons। ठीक है, ये IIT JEE में पूछ चुका है, नीट में भी पूछ चुका है, ये आइसोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन IIT में भी पूछ चुका है, नीट में भी पूछ चुका है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, F919 O818। अब इसमें क्या चेक करना है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो देखते हैं ना, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऊपर वाला मास नंबर रहता है, नीचे में क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो, न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, 10 न्यूट्रॉन्स। यहां भी निकालोगे तो 18 - 8 यानी 10 न्यूट्रॉन्स। दोनों जगह न्यूट्रॉन्स बराबर है, इसी कारण क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया आइसोटोन्स क्या है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेक करने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे IIT में क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ठीक है, कोई एनी एलिमेंट का नाम दिया रहेगा, ठीक है, कहेगा ये किसका आइसोटोन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक कर लेना, और सारे ऑप्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक कर लेना। यदि बराबर आ गया तो क्या कहेंगे? आइसोटोन से। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइसोटोन तो हो गया, अब जो बताने वाले हैं वो बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये कितने बार जेईई के क्वेश्चन बैंक में आज घर जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, वो आपको मिलेगा, नीट में भी मिलेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं दोज केमिकल स्पेसीज which having same number of electrons। नाम से ही क्लियर है ना, देखिए ना, आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
यानी सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। दोज केमिकल स्पेसीज which having same number of electrons, which having same number of electrons, same number of electrons are called isoelectronics, are called isoelectronics। ठीक है, अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल इस पे लूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे Na+ ले लिए, Mg2+ ले लिए, ठीक है, Al3+ ले लिए, N3- ले लिए, O2- ले लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं सारे के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन आपने एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन आपने 2 रिमूव कर लिया, कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एल्युमिनियम के पास 13 था, 3 रिमूव कर लिया, कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 था, 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 था, 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ना, सारे के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 सेम आ रहा है, तो ये सारे के क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं ना, देखिए जैसे CO2 लिया और N2O ले लिया हमने, ठीक है। अब चेक करो, इलेक्ट्रॉन चेक करो, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास कितना, 8 × 2 यानी कितना, बोलो 16, 22, 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 × 2 + 8 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन्स। देख लो इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए जैसे हमने लिया C2 N2, ठीक है, और चलो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां कितना इलेक्ट्रॉन हो गया देखते हैं, ठीक है। चलो और मन करता है तो एक और लेते हैं Cn-, ठीक है। अब चेक करो, कार्बन के पास 6 और 2 कार्बन है, 6 दूनी 12 और 2 निगेटिव है ना, तो 6 × 2 + 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। निगेटिव में हमेशा ऐड करना है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 × 2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स, देख लो भाई, ठीक है। और चलो कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 और एक निगेटिव है तो +1 करो, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना, तो ये है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स भी चेक हो जाएगा, ठीक है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जेईई में, आप चेक कर देख लीजिएगा, नीट में भी पूछा है। अब 2 लास्ट वाला टर्म समझना, ठीक है। एक है आइसोस्टेयर्स और एक है आइसोडायाफेयर। तो पहले आइसोस्टेयर को देख लेते हैं, ठीक है। आइसो स्टेयर्स, ठीक है। दोज केमिकल स्पेसीज, ठीक है, दोज केमिकल स्पेसीज which having same number of atoms and same number of electrons ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा ना, देखिए एग्जाम्पल लेते, देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, चलो लेते हैं NH4+, ठीक है, और ले लेते हैं हम CH4 ले लेते हैं, ठीक है। तो एटम की पहले दोनों में संख्या चेक करते हैं, 4 एक 5 एटम, ठीक है, यहां भी 5 एटम, तो एटम तो बराबर हो गया, और साथ साथ क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं, देखिए
नाइट्रोजन के पास 7, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास 1 × 4, अब पॉजिटिव चार्ज है तो घटाना होगा ना एक इलेक्ट्रॉन को, तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन के पास 6 प्लस 1 × 4 यानी कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी देखिए ना सेम नंबर ऑफ एटम भी आ गया देखो, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो दो एटम की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, आइसोस्टेयर्स कहलाता है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं ना, देखिए ध्यान दीजिए, एग्जांपल लेते ना, जैसे CO2 लिए, N2O लिए, एटम की संख्या बोले तो यहां 3, यहां भी 3 एटम है, 2 1 3, 2 1 3 एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करो 6 प्लस 8 × 2 यानी 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां भी चेक करो 7 × 2 प्लस 8, यहां भी 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां भी नंबर ऑफ एटम बराबर दिख रहा है और साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर दिख रहा है, तो आइसोस्टेयर्स होंगे, ठीक है। तो हमने आपको यह समझा दिया कि आइसोस्टेयर्स कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा एक बात समझो ना कि ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ध्यान दीजिए, ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। लेकिन उल्टा मत बोल देना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए क्या बोल रहा हूं, ऑल आइसोस्टेयर्स आर, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उल्टा सही नहीं है, ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स आर आइसोस्टेयर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। बोला सर क्यों, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो आइसोस्टेयर्स नहीं होते हैं। बोले सर एक आध एग्जांपल ऐसा बताइए, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए जैसे मैं ले लेता हूं, ठीक है, C2 ले लेता हूं, ठीक है। और तो C2 ले लिया और मैंने ले लिया सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, सिलिकॉन ले लिया। अब बताओ C2 अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना जोड़ो, 12 और 2 14, सिलिकॉन में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में क्या है सेम है, लेकिन क्या नंबर ऑफ यहां 2 एटम है, यहां 1 एटम है, एटम सेम नहीं ना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आइसो, देखिए ये एटम यहां 2 है, यहां एटम 1 है, ठीक है। तो ये सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आइसोस्टेयर्स नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टेयर्स, बट ऑल आइसोस्टेयर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। यानी आइसोस्टेयर्स जो भी होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना ही होना है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगा वो सारा का सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कोई जरूरी नहीं है कि आइसोस्टेयर्स भी हो। जैसे आपके सामने देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, लेकिन ये आइसोस्टेयर्स आपस में नहीं है ना, ठीक है। तो आपको बात क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे आखिरी का जो टर्म है वो आइसोडायाफेयर है, ठीक है, देखते हैं उसको। आइसोडायाफेयर, आइसोडायाफेयर देखिए, आइसोडायाफेयर्स का मतलब दोज एलिमेंट्स which having same difference of neutrons and protons, having same difference of neutrons and protons, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस जो लेंगे वो सेम होना चाहिए। एज पर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया थोरियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 90, एटॉमिक मास 234। हमने लिया यूरेनियम 92, 238, ठीक है। चलो पहले यहां न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
कितना हो गया बेटा 144, ठीक है। यहां चेक करो न्यूट्रॉन्स 238 माइनस 92 कितना हो गया, देखो ये 146 हो गया, ठीक है। अब यहां प्रोटॉन कितना है 90, यहां प्रोटॉन कितना है 92। अब n माइनस p का डिफरेंस लो 144 माइनस 90, यहां आ गया 54, यहां चेक करो n माइनस p का डिफरेंस चेक करो 146 माइनस 92, यहां भी आ गया 54, देखो। तो दोनों जगह यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस सेम आ गया तो क्या कहलाएंगे, आइसोडायफेड्स कहलाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ रहा तो उसको हम आइसोडायफेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। यानी असली मायने में तो सोचो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो जो हम आगे कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले थॉमसन मॉडल मैं आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया हूं। उसके बाद आता है बोर्स मॉडल, लेकिन बोर्स मॉडल पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उस चीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं पढ़ना पड़ेगा क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और डी ब्रॉगली, ये तीन चीज बता देंगे आपको। उसके बाद आएंगे बोर्स मॉडल पे, ठीक है। यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आपको, ठीक है, क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। यानी मैटर वेव के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो सारा टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम बोर्स मॉडल में एंटर करेंगे, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ वेव क्या होता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन जानना है। वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है, ठीक है, कि वेव में एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, वेव नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या बोले, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। उस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें वेव का इंट्रोडक्शन जानना होगा कि वेव क्या है सर, ठीक है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो देखते ना, देखिए सबसे पहले वेव, ठीक है, वेव क्या है। तो तुम लोग सोचता होगा सर यही तो वेव है, यही तो वेव है, सबके मन में तो यही आता ना कि ये वेव है, इसमें क्या बोले आपको हम, ठीक है। लेकिन अब हम इसके बारे में जब तक डिटेल्स नहीं जानेंगे, हाँ आपको फिजिक्स में मैं आपको पहले बोल दूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना भी पार्ट पढ़ा रहा हूं वो सारा पार्ट आपको फिजिक्स में क्लास 12th में दोबारा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, वेव की जहां तक बात करें तो फिजिक्स में एक चैप्टर है आपको 11th में ही मिलेगा, ठीक है। आपको साउंड वेव में मिल जाएगा, ठीक है। फिर 11th में ही आपको वेव ऑन स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्लास 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मिलेगा, यानी सारा कुछ डिटेल्स फिजिक्स में मिलेगा आपको। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस हम इंट्रोडक्शन बताएंगे क्योंकि हमें केमिस्ट्री में सिर्फ टर्म का यूज करना है, ठीक है। तो आएंगे स्टेप बाय स्टेप। वेव है क्या, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, वेव है क्या, ठीक है। जैसे हम बोले तो तुम्हारे कानों में आवाज पहुंच गई, तो ये भी एक साउंड वेव है, ठीक है। तो कैसे आवाज पहुंची समझना, यानी वेव चल के गया होगा, साउंड वेव, ठीक है।
तो वेव कैसे चलता है समझिए, वेव चल के गया होगा, समझिए मेरी बात। अब वेव चलता है इसका मतलब क्या है, ठीक है, उसमें क्या यहां का पार्टिकल उठ के यहां गया क्या, नो सर, ठीक है। वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो, जैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, यानी जैसे हम बोले तो हम बोले यहाँ का जो एयर पार्टिकल है वैसे से रखा है, ऑसिलेट किया, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर, हम बोले तो हमारे मुंह से एनर्जी निकला, वो एनर्जी एयर पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर किया, ठीक है, वो अगला को एनर्जी ट्रांसफर किया, फिर वो अगला को एनर्जी ट्रांसफर किया, वैसे ही करते करते तुम्हारे कानों के पास वो एनर्जी पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन क्या यहां वाला पार्टिकल उठ के तुम्हारे कान के पास पहुंचा है क्या, नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, ठीक है। यानी वेव क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, ठीक है। आप वेव में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बिना किसी मैटर को ट्रांसफर किए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ, इट इज द ट्रांसफर ऑफ क्या एनर्जी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, ठीक है। यानी वेव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। वेव क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर, ठीक है, उसी को बोलते हैं वेव। अब हम वेव के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया वेव क्या है, ठीक है। वेव क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है, पार्टिकल नहीं उठ के जाता है वेव में, ठीक है। जैसे रस्सी हिलाते हो, रस्सी में जब जर्क करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, क्या रस्सी का ये वाला पार्टिकल वहां चला जाता है, उस कॉर्नर पे चला जाता है क्या, नहीं जाता ना। लेकिन वेव ये जैसे ही जर्क मारते हो तो ये वेव उस कॉर्नर पे पहुंच जाता है, दूसरे एंड पे पहुंच जाता है वेव, ठीक है। तो वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। जहां तक हम वेव की बात करें, टू टाइप्स का होता है, ठीक है। वेव कितने टाइप का, टू टाइप का, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, और एक होता है बेटा मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, जो पहले मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में अंतर समझते हैं। यानी नॉन मैकेनिकल वेव को का एग्जाम्पल हम बात करें पहले, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट, सिंपल सी बात हम बोलो ना, यानी रेडियो वेव्स, अल्फा रे, बीटा रे, ठीक है, गामा रे, विजुअल रे, विजुअल रे का मतलब विब्जियोर, ठीक है, वायलेट, ब्लू, जो भी कलर है का लाइट है, ठीक है। यानी हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी हम सिंपल सी भाषा में बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और मैकेनिकल वेव को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अभी नहीं ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल से बता देते हैं। मैकेनिकल वेव टू टाइप्स का होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ठीक है। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अच्छा एक बात करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट, सिंपल सी भाषा में समझो। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, को हम बात करें यानी नॉन मैकेनिकल वेव, इसको, ठीक है, प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है, मीडियम की आवश्यकता होती है, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। फिर से बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको प्रोपेगेट करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, जैसे समझना जैसे आप समझो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है,
नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, जैसे कमरे से अंदर से सारा एयर निकाल लो, ठीक है, कमरे के अंदर से सारा एयर को बाहर कर दो, ठीक है। अब हम बता रहे हैं तो कमरा में दिखाई देगा या सुनाई देगा? तो कमरा में बेटा दिखाई देगा, यदि लाइट जलाओगे तो दिखाई देगा, लेकिन यदि एयर सारा निकाल लोगे तो सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कमरा में वैक्यूम कर दो क्रिएट, तो आपसे पूछे दिखाई देगा या सुनाई देगा? तो दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सेंस ऑफ लाइट को प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी नॉन मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव में आपको तो एग्जांपल बता रहा हूं, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, ये सब क्या है? मैकेनिकल वेव है। तो इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है, रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम यानी इस वेव को यदि प्रोपगेट कराना है तो बिना मीडियम के आप प्रोपगेट नहीं करा सकते। ठीक है, यानी नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हम बता रहे हैं ना, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव इज द मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूरा फोटो बना के हम देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल्स में पूरा देखेंगे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कैसे मूव करता है, सब हम आपको दिखाएंगे फोटो बना के। बस अभी इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, वो आप फिजिक्स में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे ना। ठीक है, मैकेनिकल वेव के बारे में। चलिए, अब हम पहले वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ठीक है, वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? वेव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले फोटो बनाते हैं वेव का। देखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अब क्रस्ट और ट्रफ की बात करें, ठीक है, ये तो सबको आता ही, लोअर क्लास में भी पढ़े आप। ठीक है, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। ये भी तो वेवलेंथ है ना, ये भी तो वेवलेंथ है। ठीक है, देखिए ना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैम्डा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब समझिएगा, देखिए वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, तो वेवलेंथ एक तरह का डिस्टेंस ही है ना, ठीक है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है, यानी यूनिट, ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर में लिखा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करें, ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी ना वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रम में भी दिया जा सकता है, ठीक है, नैनोमीटर में भी दिया जा सकता है, पिकोमीटर में भी दिया जा सकता है, तो उसको आप मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्वर्जन याद रखना, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -12 मीटर। ये तीनों ध्यान रखना, चेंज करने के काम में आएगा। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -12 मीटर, ठीक है। तो वेवलेंथ तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ को हमको बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। यह है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको भी, हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, खुद से लिख लीजिए, हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं और देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए, एक टर्म है, ठीक है, वेवलेंथ समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, न्यू, देखिए न्यू, क्या पढ़ेंगे इसको, न्यू, न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले डिफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद सब एक्सप्लेन करता हूं। क्या, द नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स passing through a point per second, through a point per second is called क्या, frequency, is called frequency, is called frequency। इसका दूसरा डिफिनेशन भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड भी को इज कॉल्ड क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं दूसरा डिफिनेशन भी लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे मिटा के, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ क्या, साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर सेकंड इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा, ठीक है, साइकिल पर सेकंड लो, या ठीक है, या बोलते हैं पर, ठीक है, या हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, क्या फ्रीक्वेंसी, ये तो किताब में लिखा रहता है, ठीक है, ये नंबर वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो किताब में भी यही लिखा रहता है, कहां वेव पास करा के दिखा रहे हैं कोई पॉइंट से। मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, देखिए, ठीक है, जैसे किसी भी पॉइंट पे तुम खड़ा हो जाओ, जहां खड़ा होने का मन करे, यहां पे मान ले खड़ा हो जाओ, ठीक है, चाहे कहीं भी खड़ा हो जाए, चलो, ठीक है, तो इस पॉइंट पे तुम देखना, ऑब्जर्व करके क्या, कि जितना वेव 1 सेकंड में पास करेगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो जाओ, मान ली इस पॉइंट पे खड़ा हो गया, तो इस पॉइंट से होता हुआ 1 सेकंड में जितना बार वेव क्रॉस करेगा, जितना वेव क्रॉस करेगा, वही इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा है ना, वो फील लेने के लिए, कि जैसे मैं सिंपल से बात करता हूं, चलो एक मान लीजिए तुम लड़के हो, चलो एक लड़का है यहां, बॉय, ठीक है,
वो इस पार्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई गर्ल्स है, ठीक है, ये गर्ल है, ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब कोई लड़की है, क्या कर रही है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को बार बार क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये बॉय क्या ऑब्जर्व करेगा, 1 सेकंड में ये गर्ल कितने बार इस पॉइंट को क्रॉस किया, वही उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में समझिए ना, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में इस पॉइंट से होकर लड़की कितने बार गुजरी होगी, वही ये बॉय क्या फील करेगा कि फ्रीक्वेंसी उतना है, ठीक है। ये जो लड़का है वो, ठीक है, इस पॉइंट पे देख रहा होगा कितने बार ये लड़की क्रॉस की, वही उसका फ्रीक्वेंसी होगा 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में देखो ना कितने बार क्रॉस किया, ठीक है। तो आपको ये फील आ गया फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो आप नहीं जानते, वेव नंबर। क्या बताने वाला हूं, वेव नंबर, ध्यान से सुनना, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है समझिएगा, ठीक है। वेव नंबर, वेव नंबर ये पूछा जाता है, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, न्यू बार, ठीक है, लिख देता हूं न्यू बार, न्यू बार पढ़ेंगे, ठीक है। वेव नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ वेव passing per unit length, the number of wave present in per unit length, present in per unit length, per unit length it's called wave number, it's called क्या, wave number, number of waves present in क्या, per unit length इट्स कॉल्ड वेव नंबर। समझिएगा, इंपॉर्टेंट समझिएगा। मान लीजिए हमने यूनिट लेंथ मान ले 1 मीटर लिया, तो 1 मीटर में कितना वेव है वही क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। मान ले यूनिट लेंथ आप 1 मीटर ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, आपकी जो मर्जी। मान ले आप 1 मीटर लिया, तो 1 मीटर में कितना वेव है वही क्या कहलाएगा, वेव नंबर कहलाएगा, ठीक है। यदि किताब, अब देखो 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 समझो, जैसे एक मीटर लिया, ठीक है, उसमें कितना वेव है, अच्छा एक वेव जब गुजरेगा, एक वेव तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, लैम्डा। एक वेव जब गुजरेगा तो डिस्टेंस ट्रैवल वेवलेंथ के बराबर, ठीक है, यानी लैम्डा मीटर में, ठीक है, एक वेव है, ठीक है। देखिए ना, वेवलेंथ यदि लैम्डा है, यानी एक वेव जब गुजरेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। यानी लैम्डा मीटर में कितना वेव है, एक वेव है, क्योंकि वेवलेंथ यदि लैम्डा मानते हो, इसका मतलब एक वेव जब गुजरेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, लैम्डा मीटर, ठीक है। इसलिए 1 मीटर में कितना वेव होगा, 1/λ। देख लो, यही 1 मीटर में जितना वेव होगा वही क्या कहलाता है, वेव नंबर, वही तो वेव नंबर कहलाता है, ठीक है। यानी न्यू बार इक्वल टू क्या फार्मूला का, बोले न्यू बार इक्वल टू क्या आ गया, 1/λ। रिमेंबर रखना है, रिमेंबर, ठीक है, कि वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू 1/λ। समझ में आया ये, कि एक वेव जब गुजरेगा तो लैम्डा मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है। तो आपको 1 मीटर में कितना वेव है, 1/λ वेव है, और 1 मीटर में जितना वेव होगा वही तो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी लो उसमें जितना वेव रहेगा वही कहलाता है वेव नंबर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनना, ठीक है। अच्छा, वेव नंबर का यूनिट क्या होगा बताओ, लैम्डा वेव का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर इनवर्स हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। चलो अब जो मैं बताने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन
अच्छा उससे पहले टाइम पीरियड बता देता हूं। टाइम पीरियड क्या है बेटा? ठीक है, टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इट्स कॉल्ड क्या? टाइम पीरियड। इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, ये भी सबको आता है कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा वही क्या कहलाता है बेटा? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब बता दिया डिफिनेशन। जो आगे पॉइंट बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, समझिएगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन सबको पता होगा क्या? अरे टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? 1 बाई क्या? फ्रीक्वेंसी। पढ़े हम क्या? ठीक है, ये सबको पता होगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। अच्छा अब हम जो बात बताने वाले हैं उसको ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं न्यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव v, ठीक है, एंड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, न्यू क्या? फ्रीक्वेंसी है वेव का, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। इसमें रिलेशन जानना है। अब देखो, ध्यान दो, समझते हैं। यदि v निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर आप पढ़ो ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, बाय टाइम, यदि स्पीड निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े हम। ठीक है, अब सोचना, ध्यान देना कि यदि, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट समझ आ रहा हूं। ठीक है, कि मैं बता रहा हूं, समझिएगा कि एक वेव चला तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? लैम्डा वेवलेंथ के बराबर। ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है, वो लैम्डा मीटर उसको ट्रेवल करने में t सेकंड लगा। ठीक है, लैम्डा मीटर ट्रेवल करने में कितना सेकंड लगा? t सेकंड लगा। एक वेव जब चला तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? लैम्डा मीटर। और वो लैम्डा मीटर ट्रेवल करने में मान ले कितना सेकंड लगा? t सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी देखिए ना, समझिए, यानी अब इसको उल्टा समझते, देखिए समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक वेव चला मान लीजिए, ठीक है, तो लैम्डा मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और डिस्टेंस ट्रेवल में मान ले कितना टाइम लगा? t सेकंड लगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? लैम्डा मीटर। टाइम कितना लगा? t सेकंड। तो लैम्डा बाई टी। ठीक है, लैम्डा बाई टी आ गया ना, v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। तो देखिए ना, तो क्या लिखेंगे? v इक्वल टू क्या? लैम्डा, और 1 बाई टी को न्यू लिख सकते हैं ना, न्यू। तो क्या आ गया? फॉर्मूला क्या? v इक्वल टू क्या? न्यू इंटू लैम्डा। समझ में आया सबको? क्या बताया कि एक वेव चला मान लीजिए तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? लैम्डा मीटर। ठीक है, वेवलेंथ के बराबर। और ये वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान ले कितना सेकंड लगा? t सेकंड लगा। ठीक है, तो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कर दिए। ठीक है, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना मिनट में, कितना सेकंड में? t सेकंड में। तो लैम्डा बाई टी निकाल दिए तो मेरा स्पीड आ गया। ठीक है,
तो v इक्वल टू क्या आ गया, न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, यहां तो हमको जनरल वेव लिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी फॉर, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला v इक्वल टू क्या, न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रो बोलो मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो किसके बराबर, c, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ठीक है, ये 3 × 10 का पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। यानी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं फार्मूला को, c इक्वल टू, बोलो क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा, या लैम्डा इंटू न्यू, जो बोलो, न्यू इंटू लैम्डा या लैम्डा इंटू न्यू, जो बोलो। यानी v को हम c से कब रिप्लेस करेंगे, यदि वो वेव कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, सबको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा गया, फाइंड आउट वेव नंबर ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ yellow light whose wavelength is ठीक है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वेव नंबर यानी न्यू वार, वेव नंबर को न्यू वार से रिप्रेजेंट करते हैं, बताए थे, इक्वल टू 1/λ। लैम्डा की वैल्यू बोलो 5800 एंगस्ट्रॉम, मीटर में बदलो 10 का पावर -10 हो जाएगा ना। मीटर में बदल गया, ये सॉल्व कर लो, गुना भाग आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला तो आ गया। दूसरा, अभी तो पढ़ा था c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो न्यू इक्वल टू क्या, c/λ। अरे येलो लाइट है तो v को c से रिप्लेस करेंगे ना। ठीक है, c 3 × 10 का पावर 8, लैम्डा a मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा को भी मीटर में लो, 5800 एंगस्ट्रॉम है तो इंटू 10 का पावर -10 कर दो, ये मीटर में आ गया। तो जो भी आंसर आ जाएगा उतना पर सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज भी बोलते हैं ना। जो भी सॉल्व करके आ जाए गुना भाग तुम कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भाषण देंगे, 2 मिनट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भाषण क्या देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आज ही बताएं कुछ पॉइंट। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अगले क्लास में बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, और 2 मिनट का छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी अगले लेक्चर का जो मेन टॉपिक होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगला लेक्चर मिस मत करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।